मेरा नाम किशोर दास है। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपने बच्चों की खातिर खुद को बर्बाद कर देते हैं। एक पिता धूप में जलता है तो माँ चूल्हे पर जलती है। काम कर कर के पिता के हाथ कठोर और ठेस भरे हो जाते हैं तो माँ के हाथ चूल्हे पर रोटी बना बनाकर छालों से भर जाते हैं। मगर जवान होने के बाद बच्चे अपने माता पिता के साथ क्या करते हैं? उनको रौंद देते हैं, घर से निकाल देते हैं, या कुछ कमज़ोर बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन मेरी कहानी कुछ थोड़ी अलग है। मैं हर कदम पर जलील हुआ, हर कदम पर बेइज्जत हुआ, हर कदम पर थका, हर कदम पर अपने परिवार की फ़िक्र करता रहा। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक था फिर भी मेरा दिल बेचैन रहता था। मैं कई सालों से अपने देश आने का सोच रहा था, लेकिन एक बार जाने के बाद जिम्मेदारियों में घिर चुका था, बुरी तरह से फंस गया था। शायद बच्चों की खुशियों की खातिर, परिवार की ज़रूरतों की खातिर वक्त गुजरता गया और पूरे 22 साल गुजर चुके थे। अब मेरे शरीर में पहले जैसी जान तो नहीं रही थी, मगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखने के लिए आंखों में अभी भी चमक बाकी थी। मैं अपने बेटों को सीने से लगाकर रोना चाहता था, अपने बेटों की कामयाबी के बारे में जानना चाहता था कि आखिर मेरे पीछे मेरे बच्चों ने क्या किया, मेरे पीछे मेरे बच्चों ने कितनी दौलत और इज्जत कमाई। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था, यहाँ तक कि अपने बेटों को भी अपने आमने सामने देखे हुए मुझे कई साल हो गए थे। अब मैं खुश था। मेरा दुबई से अपने घर जाने का समय पूरा हो गया था। अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारने के बाद अपना सामान पैक किया और बच्चों के लिए तोहफे लेकर, उनसे मिलने की चाहत अपने दिल में लेकर मैं दुबई से निकल चुका था। फिर जब मैं जहाज़ में बैठा था और बार बार अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था कि उनसे मिलूँगा तो ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, न जाने क्या क्या करूँगा। अब तो उनके भी बच्चे हो गए होंगे, उनको भी बताऊँगा कि तुम्हारा दादा हूँ। मैं बहुत खुश था। मैंने अपने घर पर फ़ोन तो कर दिया था, बता दिया था कि मैं घर आ रहा हूँ। ज़रूर मेरे बच्चों ने मेरे आने की तैयारी की होगी, वो मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए नहीं आया था। जब मैं फ़्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट के गेट पर आया, तब मुझे लगा कि मेरे बच्चे मुझे लेने के लिए ज़रूर आएंगे। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा, लेकिन मन उदास हो गया कि कोई भी बेटा मुझे लेने नहीं आया था। सोचा कि मेरे बच्चे कारोबार करते हैं, हो सकता है उनमें से किसी को भी फुर्सत नहीं होगी। आज जब मैं पूरे 22 साल के बाद अपने घर पहुंचा तो देखा कि वही पुराना मोहल्ला, वही पुरानी गलियां, वही पुरानी सड़कें, सब में काफ़ी बदलाव हो चुका था। शायद वो पुराना ज़माना था जब मैं यहाँ से गया था, लेकिन अब वक्त काफ़ी आगे बढ़ गया था और काफ़ी कुछ बदला हुआ सा यहाँ देखा था। अपने शहर आकर, अपने मोहल्ले जाकर और अपने देश आकर बहुत खुशी हो रही थी। अब एक्साइटमेंट थी अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों से मिलने की। अपने मोहल्ले पहुंचा तो मोहल्ले के 2-3 आदमी मुझे पहचान गए। मैं रिक्शा में बैठा हुआ था। रिक्शा से उतरकर जब सामान उतारने लगा तो मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले के ही कुछ पुराने बुज़ुर्ग जो मेरे साथ के थे, मुझे उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ लगाई और कहने लगे, अरे किशन दास आ गए। जल्दी से चलते हुए वो मेरे करीब आए। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद उन लोगों को देख रहा था। वो लोग काफ़ी बदल गए थे। उनमें और मुझ में फ़र्क कितना था कि वो मेरी ही उम्र के थे, लेकिन बहुत ही सेहतमंद थे। बुढ़ापा उन पर भी था और मुझ पर भी था, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल सूखी हड्डियों की तरह हो गया था। शायद ये सब कुछ ज़्यादा मेहनत करने का नतीजा था। मैंने दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए मेहनत की थी। उनकी खातिर अपने देश से, अपने मोहल्ले से, अपने घर से दूर रहा था। मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी घर के अंदर जाना है, अपना घर देखना है, थोड़ी देर आराम करना है। वो कहने लगे कि किशोरदास, हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, फुर्सत में हमसे ज़रूर मिलना। मैंने कहा कि हाँ, कई साल हो गए तुम लोगों के साथ बैठकर बातचीत किए हुए। इतना कहकर मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुँचा। आज पूरे 22 साल के बाद जब मैंने अपने घर को ध्यान से देखा तो हैरान रह गया कि इतने सालों बाद भी ना तो मेरा घर बाहर से बदला था और ना ही घर की चौखट बदली हुई थी। मेरा घर आज भी देखने में और घरों के मुकाबले पुराने ज़माने का लगता था। मैंने देखा था कि मोहल्ला बहुत बदल चुका था। आसपास के घरों में नए ज़माने का पेंट, नए बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे, मगर मेरा घर वही था।
मैंने तो अपने बच्चों को काफ़ी सारे पैसे भेजे थे, जैसा उन्होंने कहा हमेशा वैसा ही किया था, तो क्या उन्होंने कभी इस घर में पैसा नहीं लगाया? फिलहाल मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा अभी तक बंद था। मुझे लगा था कि मेरे इंतज़ार में आज दरवाज़ा खुला हुआ होगा, मेरे चारों बेटे दरवाजे पर खड़े हुए होंगे। काफ़ी देर हो गई थी। मैं बार बार दरवाज़ा बजाता रहा। मुझे लगा था कि एक बार के दरवाज़ा बजाने पर ही मेरे चारों बेटे दरवाजे पर आ जाएंगे और खुशी से मुझे गले लगा लेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सामान अभी भी मेरे हाथ में था और कुछ सामान ज़मीन पर रखा हुआ था। दरवाज़ा बहू ने खोला और कहने लगी कि आप कौन? मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हारा ससुर हूँ। जीवन, रवि, कपिल और ध्रुव कहाँ हैं? उसने कहा कि अच्छा ठीक है, घर के अंदर आइए। मैं अपना सामान लेकर खुद ही घर के अंदर दाखिल हो रहा था। किसी बेटे से इतना भी नहीं हुआ कि पिता के आने की आहट सुनकर दरवाजे पर आते, पिता का सामान घर के अंदर रखते। मैं खामोशी से घर के अंदर घुसा। मैंने घर की एक एक दीवार को ध्यान से देखा। कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। बस बहुओं ने इस घर को अपने हिसाब से सेट कर लिया था। बर्तन बदल लिए थे, सामान रखने की जगह बदल ली थी और घर में सामान भी बदला बदला सा नज़र आ रहा था। बहू नीचे वाले कमरे के अंदर चलकर गई और कहने लगी कि जीवन देखो, तुम्हारा बाप आया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि बहू इतनी बदतमीज़ी से मुझे जीवन का बाप कह रही थी। बेटे को इस बात से कोई अफसोस नहीं हुआ। वो बस कमरे से बाहर निकल कर आया और मुझे देखते ही कहने लगा, अरे पिताजी आप आ गए। मैंने देखा था मेरा बड़ा बेटा जीवन आज इतना बड़ा हो गया था कि सेहत में लंबा चौड़ा और काफ़ी सुंदर था। उससे तो इतना भी नहीं हुआ कि वो खुद आगे बढ़कर मेरे गले लगता। मैंने ही खुशी से उसे गले लगा लिया था। थोड़ी देर बाद रवि और उसकी पत्नी भी कमरे से बाहर निकले। रवि ने मुझे देखा तो मेरे गले लगा, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए वो चमक नहीं थी जो इतने सालों बाद उसकी आंखों में होनी चाहिए थी। आज शायद वक्त बदल गया था और बच्चे भी। बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। उन्होंने ना तो एयरपोर्ट से घर अपने पिता को लाना ठीक समझा और ना ही अपने पिता को इज्जत भरी नज़रों से देखा। उन्होंने तो मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा था। मैंने कहा, बेटा बहुत थका हुआ हूँ, मेरा सामान अंदर रख दो, बैठने की जगह। जब मैंने सवाल करती हुई नज़रों से जीवन की तरफ देखा तो उसने कहा कि हाँ पिताजी रुकिए। उसने अपनी पत्नी से कहा, नीलिमा जाकर जल्दी से पिताजी के लिए कुर्सी लेकर आओ। बहू मेरे लिए कुर्सी लेकर आई। उसने आंगन में रख दी और छोटी वाली बहू ट्रे में पानी का गिलास लेकर आई। रवि ने मेरा सारा सामान अंदर रखवाया। आज इतने सालों बाद अपने बच्चों के साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बच्चों की दूसरी नस्ल चलने लगी थी। अब तो जीवन के भी 2 बच्चे हो गए थे और रवि की एक बेटी थी। मुझे घर में अपने 2 बेटे दिखाई नहीं दे रहे थे। वैसे तो मेरे 4 बेटे थे, जीवन, रवि, कपिल और ध्रुव। कपिल के बारे में तो मुझे पता था कि वो गांव में अपने एक दोस्त के परिवार के साथ रहता था, लेकिन मुझे ध्रुव कहीं नज़र नहीं आया। तो मैंने पूछा कि ध्रुव कहाँ है, जिस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कपिल कहने लगा कि अरे पिताजी, आप ध्रुव के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आप इतनी दूर से आए हो, आराम करो। इस घर में मुझे एक सबसे बड़ी कमी अपनी पत्नी की महसूस हो रही थी, जिसको मैं यहाँ 22 साल पहले जीवित छोड़ कर गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने बेटों से कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ चली गई और मेरी उससे आखिरी समय में मुलाकात भी नहीं हो सकी। मैं क्या बताऊँ, मैंने तुम्हारी माँ से मिलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि तुम्हारी माँ इतनी जल्दी ऊपर चली गई। आज अगर मुझे इस घर में देखती तो कितना खुश होती। बेचारी हर बार फ़ोन पर मुझसे कहा करती थी कि मैं वापस घर आ जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की ये इच्छा पूरी न कर सका। मेरी तो उससे आखिरी मुलाकात तक न हो सकी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अपने आंसू पोंछ रहा था जब दोनों बेटों ने मुझे तसल्ली नहीं दी और एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगे, फिर नज़रें चुरा गए, जैसे कुछ जानते हों और मुझसे छुपा रहे हों। जीवन ने कहा कि बस पिताजी, ऊपर वाले को यही मंजूर था। माँ की इतनी ही ज़िंदगी लिखी हुई थी। कुछ देर बैठकर मैं अपने दोनों बेटों से बातचीत करता रहा। फिर छोटी बहू आई और कहने लगी कि पिताजी, आपका कमरा सेट कर दिया गया है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। मैंने सोचा कि कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर सबसे ढेर सारी बातें करूँगा। मेरा सामान भी कमरे में पहुँचा दिया गया था, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। ये तो हमारे घर का वो कमरा हुआ करता था जिसमें हम कबाड़ का सामान रखते थे। ये तो घर का सबसे छोटा कमरा था। बड़े बड़े कमरों पर बहुओं ने कब्जा कर लिया था
और उनमें उनका सामान रखा हुआ था। छोटा सा कमरा और टूटी फूटी चारपाई जिसे शायद मेरे लिए संभाल कर रखा गया था। इस चारपाई के नीचे लाल रंग की ईंटें लगाकर इसे बराबर से रखा गया था। अपने लिए इस कमरे को देखकर मुझे हैरानी हुई थी। मैं जब यहाँ से गया था तब भी बच्चों को बेड पर सुलाता था और हम दोनों पति पत्नी इस टूटी फूटी चारपाई पर सोया करते थे ताकि बच्चे मजबूत बेड पर सुकून की नींद सो सके। और आज भी वही टूटी फूटी चारपाई मेरे नसीब में आई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खामोशी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। 22 साल की मेहनत के बाद अब मेरे अंदर और मेहनत की हिम्मत नहीं थी। बस मैं आराम करना चाहता था, बेटों के साथ रहना चाहता था। मेरा सामान एक तरफ रखा हुआ था। जीवन के दोनों बेटे और कपिल की बेटी मुझे हैरानी से देख रहे थे और अजनबी समझ रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। जीवन के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, दोनों ही बड़े मासूम और प्यारे थे। कपिल की भी बेटी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल अपनी दादी पर गई थी। उसकी नाक तो बिल्कुल मेरी पत्नी शकुंतला जैसी थी। अपने पोते पोतियों को देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने बच्चों को अपने करीब किया, उनको गले लगाकर प्यार करने लगा, मगर बेटों की नज़र मेरे बैग पर थी। शायद सोच रहे थे कि पिताजी पता नहीं अब उनके लिए कौन सा खजाना खरीद कर लाए हैं। वो लोग कमरे से बाहर जाकर आपस में बातें कर रहे थे। मुझे उनकी आवाज़ आने लगी। मेरे बेटों की पत्नियां उनको समझाने लगी कि तुम्हारे पिता बड़ा सा बैग भर के लाए हैं, इसलिए पिता की इज्जत करो। तभी तो दोनों बेटे सीधा मुंह करके कमरे के अंदर आए थे। बड़ी बहू ने आकर मेरा आशीर्वाद लिया। छोटी बहू बराबर में खड़ी हो गई। उन लोगों की बातें तो मैं पहले ही सुन चुका था। बड़ी बहू कहने लगी कि ससुर जी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। मैंने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ली और कहा, कोई बात नहीं बेटा। फिर बड़ी बहू कहने लगी कि पिताजी, आपके लिए खाना बना दें, आप क्या खाना पसंद करोगे? मैंने कहा, बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, इस समय तो जो है वही मुझे दे दो। तो दूसरी वाली बहू कहने लगी कि हाँ हाँ, कल रात के दाल चावल पड़े हुए हैं, मैं गर्म करके वही ले आती हूँ। 22 साल मैंने दुबई में दाल चावल खाकर ही गुजारा किया था। मैंने ज़्यादा महंगा खाना नहीं खाया था कि कहीं बच्चों की ज़रूरत में कमी ना आ जाए, उनकी पढ़ाई के पैसे कम न पड़ जाएं, और यहाँ आकर भी मुझे दाल चावल ही मिल रहे थे। इस बात का मुझे अफसोस हुआ था। बहू ने मेरे आके खाना लगा दिया था। दाल चावल खाते हुए आंखों से कई बार आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल पर कंट्रोल किया। 22 साल पहले और 22 साल गुजार कर भी वक्त एक जैसा था। जाने से पहले दाल चावल खाकर ही गया था क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे। दुबई में भी दाल चावल खाए थे ताकि घर पर हालात अच्छे हो सके, और आकर भी दाल चावल ही मिल रहे थे। बच्चों को मेरे आने की खबर पहले से ही थी। क्यों उन्हें इतना नहीं पता था कि घर आए मेहमान के लिए खाना बना लेते हैं, और मैं तो वैसे भी इतने सालों के बाद यहाँ आया था। शायद मेरे नसीब में यही टूटी चारपाई और दाल चावल लिखे थे। शायद मैं अपनी किस्मत में यही लिखवा कर लाया था। मुझे अपनी पत्नी शकुंतला की याद बार बार आया करती थी। मुझे वो 22 साल पहले का दिन याद आया जब हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे 4 बेटे जीवन, रवि, कपिल और ध्रुव छोटे छोटे थे। उनको पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे इस दुनिया में गरीबी से ना लड़ें, पढ़े लिखें, कामयाब हो जाएं। मैं खेतों में मजदूरी किया करता था, जल्दी जल्दी काम करता था, फिर भी मालिक मुझे डांटता था। कहता था कि तुम्हारे हाथ तेज़ तेज़ नहीं चलते, जल्दी जल्दी काम करो। मालिक काम पूरा लेता मगर पैसे बहुत कम दिया करता था। फिर मैंने खेतों में काम करना छोड़ दिया और मजदूरी करनी शुरू कर दी। मैं सीमेंट के ब्लॉक उठाकर नई बनने वाली इमारत में रख रहा था। उस समय शरीर में बहुत जान हुआ करती थी क्योंकि मजदूरी के अलावा भी मुझसे कोई दूसरा काम नहीं आता था, मगर मजदूरी के कोई ख़ास पैसे नहीं मिलते थे। फिर मैंने सोचा कि आखिर यहाँ रहकर कब तक अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी से दूर रखूँगा। मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मैं दूसरों के बच्चों को स्कूल कॉलेज जाते हुए देखता तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर मेरा शिक्षा हासिल करने का सिर्फ सपना रह गया। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने 4 बेटों को खूब पढ़ाऊँगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उनके लिए करूँगा। एक दिन मैं और मेरी पत्नी उदास बैठे हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुबई चला जाता हूँ काम करने के लिए। वहाँ थोड़ा बहुत पैसा कमाऊँगा तो शायद बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। मेरी पत्नी ने फ़ौरन इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। हम रूखी सूखी जैसी भी खा रहे हैं, यही रहेंगे, आप कहीं नहीं जाओगे।
मैंने अपनी पत्नी के हाथों को थामकर कहा, मगर मेरा सपना है कि मैं अपने बच्चों को कामयाब बनाऊं। मैं मेहनत करूंगा, तभी तो ये बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। अभी तो शरीर में जान है, मैं उनके लिए मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो शरीर में जान नहीं रहेगी। फिर यही बच्चे मुझे अपनी मेहनत की कमाई देंगे। सोचो उस समय मुझे कितना गर्व महसूस होगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि आप ठीक कह रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, मगर मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं आपसे दूर कैसे रहूँगी और ये बच्चे आपसे दूर कैसे रहेंगे। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब आदत पड़ जाती है। मेरी पत्नी ने जैसे तैसे अपना जेवर बेचकर मुझे दुबई जाने का बंदोबस्त करवा दिया था। फिर मैं दुबई आ गया और यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। उस समय मेरी पत्नी शकुंतला भी जवान थी, बहुत सुंदर थी। बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया, बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे। हालांकि मेरी पत्नी ने उस समय भी कहा था कि ऐसा करो कि बच्चों को कोई हुनर सिखा दो ताकि तुम्हारा हाथ बटा सके, तो घर के खर्चे में भी कुछ आसानी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेहनत मजदूरी करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें, सेठ की तरह कुर्सी पर बैठकर अच्छे कपड़ों में कंप्यूटर चलाया करें, मेरे बच्चों का खूब नाम हो। इसलिए सारी मेहनत मजदूरी मैं खुद कर लूँगा। मैं जा रहा हूँ ना दुबई, वहाँ से पैसे भेजता रहूँगा। देखना शकुंतला, मेरे जाने के बाद तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना है। उनके स्कूल की फ़ीस सारे कामों से पहले भरना। उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। पहले उनकी फ़ीस भरना, फिर घर का कोई खर्चा देखना। आज अगर ये लोग पढ़ लिख गए, उनकी अच्छी नौकरियाँ लग गई, तो कल को हमारा ही बुढ़ापा अच्छा होने वाला है। मेरी पत्नी मेरी बातों को समझती थी, लेकिन मुझसे दूर नहीं जाती थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसको समझा बुझाकर दुबई तक आया था। मैं पूरे 22 साल के वीज़ा पर दुबई गया था। ये बहुत लंबा समय था। मैं जानता था कि इसमें मेरी पूरी जवानी निकल जाएगी। हालांकि उस समय मेरी पत्नी बहुत रो रही थी, मुझे जाने से बहुत रोक रही थी। कह रही थी कि मैं आपके बिना इन 4-4 बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी, और सबसे बड़ा तो अभी 13 साल का ही हुआ है। पता नहीं तुम कब वापस आओगे, मैं कैसे अकेले सब कुछ संभालूंगी। मगर मैंने उसे बहुत समझाया था, यही कहा था कि अगर आज हमने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, तो कल को हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हमने उनके लिए कोई कोशिश नहीं की। फ़िलहाल सब्र का घूंट पीते हुए मैं दुबई आ गया और यहाँ पर भी मज़दूरी करने लगा, क्योंकि मुझे आती ही मज़दूरी करनी थी। लेकिन तब मैं जवान हुआ करता था, गांव का असली घी और दूध पीकर जवान हुआ था। शरीर में बहुत ताकत थी। रात के 12 बजे तक भी मजदूरियाँ करता रहता था। यहाँ पर भी जब नई नई बिल्डिंग्स बना करती थी, तो उनकी ईंटें ट्रक से उठाकर बिल्डिंग के अंदर रखता था। मुझे काम करके जितने पैसे मिलते, वो सारे के सारे पैसे मैं अपने घर भिजवा दिया करता था। पहले तो मैंने पत्नी का अकाउंट खुलवाया था, पैसे पत्नी के पास जाते थे। लेकिन जैसे ही बड़ा बेटा 18 साल का हुआ, तो उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया। फिर मैं उसके ही अकाउंट में पैसे भेजने लगा था। 1-2 महीने के बाद तो पत्नी से फ़ोन पर बात होती थी, वो भी बहुत मामूली सी। मैं उससे कहता था कि तुम कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, और ज़्यादा फालतू बातें ना करके सिर्फ काम की ही बात करता कि तुम बच्चों की स्कूल की फ़ीस वक्त पर जमा कर रही हो ना। ऐसा ना हो कि वक्त पर फ़ीस जमा ना करने पर बच्चों को कोई परेशानी हो, उनकी पढ़ाई में रुकावट आए। मेरी पत्नी कहती थी कि आप ये सारी बातें छोड़ो, आप तो बस यही बातें करते रहते हो। आप मुझे अपनी बताओ, सबके बारे में पूछना बंद करो, आप ठीक हो। बस इतनी सी ही बात होती थी, तब तक कॉल कट जाती थी। उस समय पीसीओ वाला फ़ोन हुआ करता था, इसलिए कभी एक दूसरे का दुख दर्द सुनने का समय ही नहीं मिला था। बस बच्चों की फ़िक्र थी, बच्चों की अहमियत थी, बच्चों की ही बात की जाती थी, और फ़ोन बंद हो जाता था। मगर फ़ोन बंद होते ही मेरी आंखों से आंसू फूटने लगते थे। मैं अपने परिवार को बहुत याद करता था। सबसे ज़्यादा फ़िक्र मुझे अपनी पत्नी की हुआ करती थी, जो अपने बारे में कुछ नहीं बताती थी। मेरे बारे में जानने की कोशिश करती तो इतना समय नहीं होता था कि हम फ़ोन पर लंबी लंबी बातें कर सकें। जैसे मैं रोया करता था, उसी तरह से मेरी पत्नी भी रोती थी। उसे मेरी बहुत याद आती थी। हम दोनों की पसंद की शादी हुई थी। हम दोनों ने साथ रहने, साथ जीने मरने के वादे किए थे। मगर वक्त और हालात ऐसे बन गए थे कि बच्चों की खातिर हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा था। शुरू के दिनों में तो बच्चे भी बहुत उदास होते थे। मेरे जाने से उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा था। चारों बच्चों से फ़ोन पर सिर्फ 1-1 सेकंड बात होती थी। मैं उनको अपनी आवाज़ सुना देता था, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद वो अपने पिता के बिना रहने के आदी हो चुके थे।
फिर गुजरते हुए वक्त के साथ उनके दिल में अपने पिता की अहमियत सिर्फ इतनी रह गई थी कि उनके पिता उनकी ज़रूरत को पूरी करने वाली एक मशीन बन गया था। बच्चे फ़ोन करके कहते कि पिताजी, हमें पढ़ने के लिए अच्छे और महंगे वाले बैग चाहिए, तो मैं यहाँ से महंगे वाले बैग्स खरीद कर उनके लिए हिंदुस्तान भेजा करता था। वहाँ के बैग बहुत अच्छे और मजबूत हुआ करते थे, बच्चों को बहुत पसंद आते थे। दूसरा बेटा कहता कि पिताजी, मुझे वहाँ की जैकेट चाहिए, तो कोई कहता कि मुझे वहाँ के जूते चाहिए। मैं उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक एक करके चारों बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बताया करते और फ़ोन अपनी माँ के हाथ में थमा देते हैं, जो सिर्फ इतना कहती कि देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप घर आ जाओ। आप घर वापस कब आओगे? बस बहुत हो गई हम दोनों के बीच की दूरी। मैं शकुंतला की बात को टालते हुए कहता कि तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, बच्चों की सारी फरमाइशों का सामान तो मैं उन्हें भेज दूंगा। तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप यहाँ वापस आ जाओ, बस मैं इसी में खुश हो जाऊँगी। बस इतने पर मैं खामोश हो जाता और अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद का सामान भेजा करता था। वक्त गुजरता जा रहा था और बच्चों की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने बच्चों की फरमाइशों को रद्द करूं। वो मुझसे जो कहते, जितना महंगा सामान कहते, उन्हें भेज दिया करता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे बड़े मान से अपने पिता से कोई चीज़ मांगते थे, ये चाहिए, वो चाहिए, ये ला कर दो, वो ला कर दो। लेकिन ये फरमाइश सिर्फ वक्त के साथ साथ बढ़ने लगी थी। जैसे ही बड़ा बेटा 18 साल का हुआ तो उसने अपना ID कार्ड बनवा लिया था और बैंक में अपना अकाउंट अपने नाम से खुलवाया था और कहा कि अब उसकी माँ इस उम्र में बैंक में इधर उधर अंगूठे लगाती फिरेगी और पैसे निकलवाएगी। शुरू में ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि बड़े बेटे ने अपनी जिम्मेदारी समझनी शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो घर में क्या कर रहा है, अपनी माँ को पैसे पूरे देता भी है या नहीं। लेकिन जीवन ने मुझसे कहा कि पिताजी, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये सुनकर मैंने कहा कि बेटा, 20 लाख रुपए पेड़ पर थोड़ी उगते हैं, तुम कोई नौकरी करो, तुम्हें मैंने अच्छी शिक्षा दिलवाई है, अगर पढ़ना है तो 2-3 साल और पढ़ लो। तो वो कहने लगा कि पिताजी, आगे की पढ़ाई करने के लिए फ़ीस लाखों की है, इससे बेहतर यही है कि वही लाखों मैं किसी दुकान में लगाकर दुकानदारी कर लूँ, मैं ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लूँगा। फ़िलहाल तो आप किसी से उधार पकड़कर मुझे पैसों का बंदोबस्त करवा दो। जीवन मेरा सबसे बड़ा बेटा था, अब उसने मुझसे पैसों की मांग की थी और वो अपना कारोबार करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त करके दे दिया। जहाँ मैं काम करता था उन्हीं लोगों से कर्ज लिया था, कहा था कि थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकता कर दूंगा। उस वक्त 20 लाख रुपए की क्या, 10 लाख रुपए की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। मेरे बेटे ने पैसे मिलने के बाद कारोबार ज़रूर किया, एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, उसमें मोबाइल रखे। मोबाइल रिपेयरिंग भी उसे आती थी, लेकिन कुछ महीनों में ही वो बोर हो गया। फिर अपने मोबाइल उसने कम कीमत पर दूसरे दुकानदार को बेच दिए। इस तरह उसे आधी रकम का नुकसान हो चुका था। कुछ समय गुजर गया। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का फ़ोन आया। मैंने उससे बात की तो उसने रोते हुए कहा कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी डांट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो मुझसे नहीं डरते। इससे आगे वो कुछ और कहती, तभी अचानक फ़ोन बंद हो गया। मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर बात क्या है। मेरे पड़ोसी ने मोबाइल ले लिया था, इसलिए अब मैं उनके ही घर के मोबाइल पर फ़ोन किया करता था। फ़ोन बंद हो गया तो मैंने दोबारा फ़ोन नहीं किया। सोचा कि शायद बच्चे शकुंतला से ज़िद कर रहे होंगे। बच्चे बचपन में भी जब उसे परेशान किया करते थे तो वो रोने लग जाती थी। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन फिर उसके बाद कभी शकुंतला का फ़ोन मेरे पास नहीं आया। पड़ोस से ही मेरे पास एक दिन फ़ोन आया कि आपकी पत्नी को हार्ट अटैक हो गया, वो मर गई है। ये खबर मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की थी। मैं तो बौखला गया था। मैंने अपने मालिक से कहा कि मुझे वापस जाना है, तो मालिक कहने लगे कि तुम यहाँ 22 साल के वीज़ा पर आए थे, तुम यहाँ से 22 साल के बीच में एक बार भी वापस नहीं जा सकते, और वापस गए तो यहाँ नहीं आ सकोगे। मैं तड़पता रह गया, बिलखता रह गया, लेकिन मुझे अपनी पत्नी से आखिरी मुलाकात भी नसीब नहीं हुई और वो भी मेरे लिए तरसते तरसते मर गई। मैंने तो मालिक से इतना कहा था कि बस मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दो, मैं बस अपनी पत्नी का चेहरा आखिरी बार देखकर वापस आ जाऊंगा। वो बोले कि फिर से वीज़ा लगवाना पड़ेगा, जो अब बहुत सारे पैसों का लगेगा। मैं बुरी तरह से रो रहा था और फिर वहीं रोता रह गया। बेटों ने कहा कि आप फिक्र ना करें, बस आप मेहनत करें, हम जैसे तैसे भी गुजारा कर लेंगे।
अभी माँ को मरे हुए 1 महीना ही गुजरा था जब जीवन का फ़ोन आया। जीवन कहने लगा कि पिताजी, घर का काम बहुत बढ़ गया, हमसे कोई काम नहीं होता, हम अपनी पढ़ाई करें। वैसे भी मैंने बीए फाइनल कर लिया है, अब मुझसे आगे पढ़ाई नहीं होती, मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही और जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो भी डूब गए। मुझे और पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी शादी कर सकूं। घर में कोई औरत आएगी तो ही वो घर के हालात ठीक से चलेंगे और फिर मुझे कारोबार भी तो करना है। मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हें कहाँ से नोट भर भर कर भेजूं? मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं हूँ। अब तक तुम्हें काफ़ी सारे पैसे भेज चुका हूँ। तुम 21 साल के हो गए हो, शादी करने का तुम्हें पता है, ये नहीं पता कि घर के खर्चे भी उठाने होते हैं। खुद से कोई कोशिश करो। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। बेटे की शादी करनी थी। फिर कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि जीवन की नौकरी लग गई है। रिश्ता तय होते ही उसने मुझसे फिर से फ़ोन किया और कहने लगा कि मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। मरता क्या ना करता, फिर से मेहनत मजदूरी शुरू की। चलो आज बेटे की शादी हो गई, वो किसी कामकाज का हो जाएगा तो उसी के लिए अच्छा है। आखिरी बार मैंने अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा था। जवानी में उसे छोड़कर आया था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं दोबारा कभी उसका चेहरा नहीं देख सकूंगा। मैंने कुछ पैसे खुद जमा किए थे और कुछ उधार लेकर बड़े बेटे जीवन को भेज दिए, जिससे उसने शादी की और कारोबार भी करने लगा। उसकी पत्नी वैसे तो अच्छी थी, लेकिन बहुत चालाक थी। वो उसे काम के लिए उकसाती थी, लेकिन अपने देवर को बर्दाश्त नहीं करती थी। कहती थी कि मैं उनकी नौकरानी बनकर नहीं रहूँगी, जो इनको नाश्ते और खाने बना बना कर दूँ और ये घर में बैठकर बिस्तर तोड़ते रहें। मेरा छोटा बेटा था जो जिम्मेदार था, ध्रुव, लेकिन उसने अपने पिता से अभी तक बात नहीं की थी। फिर एक दिन मेरे पास कपिल का फ़ोन आया। उसने कहा कि पिताजी, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। भाभी के बड़े नखरे हैं, ठीक से खाना भी नहीं देती। इस घर पर दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा होता है। पर कपिल से पहले मुझे मेरे पड़ोसी के घर से फ़ोन आ चुका था कि आज तुम्हारे दोनों बेटे जीवन और कपिल में बहुत ख़तरनाक झगड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। ये सुनकर मैं परेशान हो गया था। कपिल कहने लगा कि भैया तो जोरू के गुलाम बन गए, हमें कोई नहीं पूछता। मैंने कहा कि तुम भी बड़े हो गए हो, नौकरी क्यों नहीं करते? वो कहने लगा कि बहुत अच्छे पिताजी, बड़े भैया को तो आपने पैसे भेजकर उनकी शादी करवा दी, उनका कारोबार भी करवा दिया। मेरी बारी आई तो नौकरी को कह रहे हो? मैं भी शादी करूँगा ताकि मेरी पत्नी इस घर को संभाले, हमें खाना दे। भाभी बहुत ही बदतमीज़ औरत है। कल को जब आप यहाँ आओगे तो आपको पता चल जाएगा। पहला कर्ज पहले ही मुझ पर उतरा नहीं था कि फिर से मैं कर्ज लेने पर मजबूर हो गया था। मैंने कपिल के लिए भी कर्जा लिया, पैसे भेजे ताकि वो भी अपना कारोबार कर ले और अपना घर बसा सके। कपिल इस मामले में बहुत तेज़ था। उसने अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से शादी कर ली जिससे वो मोहब्बत करता था और पैसों को बर्बाद न करके अपने कारोबार पर लगा लिए। उसने छोटा मोटा कपड़े का कारोबार शुरू कर लिया था। शादी के बाद उसने पैसे बर्बाद नहीं किए। उसकी पत्नी भी समझदार थी। उसने आते ही अपना खाना पीना अलग कर लिया, लेकिन एक ही घर में रहते हुए जब दोनों एक दूसरे का सामान इस्तेमाल करती तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाया करता था और सारा मोहल्ला उनका तमाशा देखता था। मेरे पास इस बात की भी खबर पहुंच जाती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगा था कि आखिर बेटों को हो क्या गया है। मेरा सबसे बड़ा बेटा ध्रुव घर का माहौल देखकर हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला गया था। उसे घर चिड़ियाघर जैसा लगने लगा था। और तीसरे नंबर वाला बेटा रवि, उसकी तो मोहल्ले से मेरे पास बहुत शिकायतें आने लगी थी कि वो मोहल्ले की लड़कियों के साथ अफेयर चलाता है और उनके साथ छेड़छाड़ करता है। ये सुनकर तो घर की बहुओं को भी मौका मिल गया था। उन्होंने कहा कि जो बाहर की लड़की पर नज़र रखता है वो घर की औरतों पर भी नज़र रख सकता है, इसलिए इसे घर से बाहर निकाल दो। मोहल्ले वाले मुझे फ़ोन करके इसकी शिकायतें लगाते रहते थे। उसकी तरफ से भी मैं बहुत परेशान था। घर से तो उसके दोनों भाइयों ने उसे निकाल दिया था, इसलिए उसने एक दिन मुझे फ़ोन करके बताया कि पिताजी, भैया भाभी मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ता। मैं जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके घर पर रहने के लिए। अभी हाल फिलहाल में उसकी मौत हो गई। उसके परिवार को मेरी ज़रूरत है। मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, इसलिए जब उनके घर रहूँगा तो अपनी कमाई भी उनको ही दूंगा। उसने मेरी एक न सुनी और फ़ोन बंद कर दिया और फिर पता चला कि वो अपने दोस्त के परिवार में जाकर रहने लगा। उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और उसे रहने के लिए घर भी दे दिया, साथ ही साथ उसे कारोबार भी करवा दिया। फिर वो कभी पलटकर अपने भाइयों के पास नहीं आया और ना ही उसने कभी मुझे फ़ोन किया।
वो घर जमाई बन चुका था। 22 साल के बाद जब मैंने अपने बेटों को ये बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो जैसे उनको सांप सूंघ गया था और अब अपनी आंखों से भी मैं अपने बिगड़े हुए बेटों के हालात देख चुका था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी, बस पुराने समय के बारे में सोच सोच कर करवटें बदलता रहा। सुबह की रोशनी पूरे घर में फैली तो सोचा कि घर से बाहर निकलकर टहल लेता हूँ। वैसे भी ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। घर में सब लोग बेखबर सो रहे थे। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया था। काफ़ी समय तक मैं टहलता रहा। टहलते टहलते सुबह के 10 बज गए थे। भूख लगने लगी थी। सोचा घर जाकर बहू से नाश्ता बनवाता हूँ। घर में आया तो पता चला कि अभी तक सब सो रहे थे। फिर वापस घर के दरवाजे से निकल ही रहा था जब आस पड़ोस के दोस्त मिल गए और कहने लगे कि कहाँ हो, कल से दिखाई नहीं दे रहे। हम तो तुमसे बात करने के लिए काफ़ी समय से बेचैन बैठे हैं। मैंने कहा कि हाँ, बस कल घर पहुँचने के बाद आराम करने में सारा दिन निकल गया। वो लोग मुझे अपने साथ चाय के होटल पर ले गए। ये मेरे तो पुराने दोस्त थे। वैसे तो मेरे मोहल्ले के और भी दोस्त हुआ करते थे जो मेरे सुख दुख के साथी थे। कुछ अपने बुढ़ापे की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो कुछ भगवान को प्यारे हो गए थे। उन्होंने मुझे होटल पर ले जाकर चाय पिलवाई और कहने लगे कि घर में सब कुछ कैसा है। मैंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे बच्चों ने बहुत बुरा किया था। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बच्चों ने ऐसा भी क्या किया? उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे बड़े दोनों बेटों ने माँ के साथ बड़ी बदतमीज़ी की थी। अरे बहन को बहुत मारा भी था, धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। बेचारी ये सदमा सह न सकी। मैंने कहा, नहीं, मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, अरे किशनदास, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर में क्या क्या हुआ। चलो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी पर क्या बीती थी। तुम चले गए तो सब कुछ ठीक था। तुम्हारे बच्चे पढ़ भी रहे थे और तुम्हारी पत्नी बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जब धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे जवान होने लगे तो तुम्हारे बड़े बेटे ने तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे अपने अकाउंट में मंगवा लिए और वो बहुत कम पैसे तुम्हारी माँ को घर खर्च के लिए दिया करता था और बाकी के सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने में उड़ा दिया करता था। बच्चे अपनी माँ से बिल्कुल नहीं डरते थे। वो हमेशा बाप के डर से ही बुराई से बचते हैं। तुम्हारी पत्नी ने कई बार कोशिश की कि वो तुम्हें बुला सके ताकि तुम्हारी डांट से तुम्हारे बच्चे सुधर जाएं, मगर तुम्हारा आना आसान नहीं था। तुम्हारे दोनों बड़े बेटे आवारागर्दी में लग गए थे और छोटा बेटा रवि, वो तो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता था, उनके साथ अफेयर चलाता था। जब तुम्हारे बड़े बेटे के काम में नुकसान हुआ तब तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि बेटा जीवन, तुम अपने पिता की मेहनत की कमाई उजाड़ रहे हो, तुम्हें काम नहीं करना था तो क्यों इतने पैसे लिए। इस पर जीवन ने बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। कपिल कहने लगा कि अब की बार मैं भी पिताजी से पैसे मांगूंगा और रवि लड़कियों को छेड़ रहा था। ये सब तुम्हारी पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक दिन फैसला कर लिया था कि वो तुम्हें बताकर ही रहेगी कि तुम्हारे बच्चे उसे कितना परेशान कर रहे हैं और तुम्हारी यहाँ इस घर में इन बच्चों को कितनी ज़रूरत है। वो एक दिन फ़ोन लेकर तुम्हें फ़ोन पर सब बताने ही वाली थी जब तीनों बेटों ने उसे मौके पर पकड़ लिया, फ़ोन बंद कर दिया, उसका हाथ मरोड़ दिया तो वो बेचारी तड़प कर चीख उठी थी और उससे कहने लगे कि अगर पिताजी से कोई भी शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। वो बेचारी अपना हाथ तोड़कर खामोश बैठ गई थी। घर का काम भी उससे ठीक से नहीं होता था। हाथ में प्लास्टर चढ़ गया था, हाथ बेकार हो गया था। बेटों का बिहेवियर दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था, मगर सबसे छोटा बेटा ध्रुव, जो उस समय रोता रहता था, माँ के लिए तड़पता रहता था, मगर छोटा था, भाइयों ने उसे दबाकर रखा था। वो बेचारा कुछ नहीं कर सका और फिर एक दिन तुम्हारी पत्नी ज़िंदगी की जंग हार गई, मर गई बेचारी। उसके बाद एक एक करके तुम्हारे दोनों बेटों ने शादी कर ली तो दोनों बेटों की पत्नियां इतना झगड़ा करती कि पूरा मोहल्ला उनका तमाशा देखता। दोनों भाई भी अपनी पत्नियों के पीछे एक दूसरे से झगड़ा करने लगे थे। कोई किसी का सर फाड़ देता तो कोई किसी का मुंह फाड़ देता। रवि ज़्यादातर बाहर रहता था। उससे मोहल्ले के लोग बहुत परेशान थे। मोहल्ले की हर लड़की उससे बचकर निकला करती थी। ध्रुव बेचारा घर में रहकर थोड़ा बहुत काम कर लिया करता था, झाड़ू पोछा बर्तन, और कभी कभी तो अपने हाथ से कपड़े भी धो लिया करता था। इस बात का फ़ायदा भाभीयों ने उठाया तो उस पर घर का काम डाल दिया। घर का काम करने की वजह से उसकी पढ़ाई में नुकसान हो रहा था, इसलिए वो तंग आकर हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला गया। और फिर तुम्हारे तीसरे बेटे रवि ने भी जाकर अपने दोस्त के घर पर रहना शुरू कर दिया।
किशोर दास, तुम्हारे घर के मामलात बहुत ख़राब हो गए। दोस्त, तुमने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी, अपने बच्चों की खुशियाँ पूरे करने में गुजार दी, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे बेटों ने तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी भलाई का बड़ा गलत फ़ायदा उठाया। अपने दोस्तों की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दिल में बड़ा दर्द उठा था कि क्या मेरी औलाद ऐसी है। वैसे तो मुझे यहाँ आने के बाद उन पर थोड़ा थोड़ा शक हुआ था कि वो लोग ठीक नहीं है, मगर उन्होंने इतना बुरा किया ये मैं नहीं जानता था। मेरी शकुंतला, उसे भी मार दिया मेरे बेटों ने। मैं अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगा था। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया और कहा कि तुमने अपने बेटों की खातिर बहुत कुछ किया। किशोर दास, तुम्हारे जैसा इंसान हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। बस अब हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि अपने बेटों से कोई उम्मीद मत रखो। तुम्हारे शरीर में अब इतनी जान नहीं रही कि तुम उनके लिए और कमा सको, मगर याद रखना, जो पिता से दूर रहकर उसकी कमाई की कदर ना कर सके और माँ के करीब होकर उसकी भी कदर ना कर सके, तो फिर पिता के करीब होने की क्या कदर करेंगे। मैंने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो इन सारी बातों से अनजान हो जाता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो सब के सब अभी तक सो रहे थे। मैंने घर जाकर तेज़ आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर दिया और दोनों बेटों को आवाज़ लगाई और उनसे पूछा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया था। उनको पता चल गया था कि मुझे मोहल्ले के लोगों ने ही उनकी पूरी कहानी बताई है, तो वो मोहल्ले वालों को गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि मेरे बेटे बदतमीज़ हैं। बहू का बिहेवियर भी बहुत बुरा होने लगा। मैंने अपने बेटों से झगड़ा शुरू कर दिया था। उनसे कहा कि तुमने मेरी पत्नी को मार दिया, अगर तुम लोग उसका ख्याल रखते तो आज वो जिंदा होती, लेकिन मेरे बच्चों ने तो मुझे लड़ झगड़ कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं जानता था कि ये लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। मुझे अपने बेटों से कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अपना सामान उठाकर आंखों में आंसू लेकर इधर उधर भटकने लगा कि सारी ज़िंदगी अपने बेटों की खुशियों का ख्याल रखने का मुझे यही सिला मिलना था। मैंने अपने साथ होने वाले इस हादसे से इतना सीखा कि औलाद हो या कोई भी ख़ास रिश्ता हो, अगर किसी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी या अपनी जान भी कुर्बान कर दो ना, तो लोग उसका एहसान नहीं मानते। मैं रोता हुआ घर से तो निकल आया था। सोचा कि सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए मेहनत की, उनके लिए कमाया, अब शायद मैं अकेला हो गया हूँ। अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। 2 वक्त की रोटी खानी है तो अब भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे नसीब में अगर दिन रात मेहनत मजदूरी करना ही लिखा है तो फिर मुझे आगे भी वही करना होगा। मैंने फिर से मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया था। एक तरफ अपना सामान रखा और जो काम मिला वही कर लिया। मुझे 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन अचानक किसी ने मुझे आवाज़ दी, पिताजी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो पीछे एक जवान लड़का खड़ा हुआ था। मैं इसे पहचाना नहीं कि ये कौन है। उसने फिर से कहा कि पिताजी, मैं आपको ही आवाज़ दे रहा हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया और कहने लगा कि बस करो पिताजी, बस करो पिताजी, कितनी मेहनत करोगे। उसने मेरे हाथ से ईंटें ली और कहने लगा, बस अब आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बेटा ध्रुव आ गया हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं तो उसकी बात सुनकर चौंक गया था। वो मेरा बेटा ध्रुव था। उसने महंगा सूट बूट पहना हुआ था, बड़ी सी गाड़ी में आया था। मैंने उसको अपने हाथों से छूकर देखा। मैंने कहा, बेटा तुम? उसने कहा कि जी पिताजी, आपका बेटा, आपका सबसे छोटा और लाडला बेटा, जिसको शायद आपने 4 साल की उम्र में देखा होगा, लेकिन मैं आपकी तस्वीर आज भी अपने सीने से लगाकर घूमता हूँ। रोज़ आपको देखता हूँ, रोज़ आपको याद करता हूँ। आप कब आए? मुझे तो आपके आने का पता ही नहीं चला, और आप आने के बाद भी मजदूरी कर रहे हो। मैं वहाँ धूप में खड़ा हुआ था तो मेरे बेटे ने जल्दी से मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में लिया और मुझे एक बहुत बड़े होटल में लेकर चला गया। उसने बताया, पिताजी ये होटल मेरा है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, बेटा तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो? उसने कहा कि जी पिताजी, क्योंकि मैंने अपने भाइयों की तरह आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं की। आप जो हमारी पढ़ाई के लिए दुबई से पैसे भेजा करते थे, मैं शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया। मैं जानता था कि मेरे पिता बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। जब तक माँ जिंदा थी मुझे पढ़ाई के पैसे देती रही, लेकिन जब भाइयों ने माँ को मार दिया तो फिर मैं अकेला रह गया था। मैं आगे स्कॉलरशिप पर पढ़ता रहा, हॉस्टल में रहता रहा, छोटी मोटी नौकरी भी की, पढ़ाई फिर भी जारी रखी, और आज देखो पढ़ लिख कर इतना कामयाब इंसान बन गया हूँ कि जैसा आप चाहते थे, आपका बेटा बिल्कुल वैसा बन गया। ध्रुव की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं कब यहाँ आया और मेरे साथ उसके भाइयों ने क्या क्या किया। ध्रुव ने मुझे बताया कि पिताजी, उन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया, मुझे घर का नौकर समझ लिया था। और रवि भैया, वो तो अपने दोस्त के घर पर रह रहे हैं, घर जमाई बन गए। सब ने अपने अपने बारे में सोचा, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो फिर मैंने भी उन लोगों को पलटकर नहीं देखा, मगर मुझे नहीं पता था कि आप आ गए हो। बस पिताजी, बहुत हो गई आपकी मेहनत मजदूरी, अब आप मेरे साथ रहोगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैंने उसको आपके बारे में बताया कि मेरी पूरी दुनिया और मेरे लिए सब कुछ आप ही हो। मैं ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी भी आपको रोज़ याद करती है। अब आप मेरे साथ चलो और अब आप अपने घर में रहोगे, क्योंकि वो घर मेरा नहीं बल्कि आपका है। आपने ही तो हमारे लिए इतनी मेहनत की थी। बेटे की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे गले से लगाया और काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर वो मुझे अपने घर लेकर आ गया तो मैंने उसका बड़ा सा महल जैसा घर देखा। बहू भी बहुत सुंदर थी। उसने मेरी बहुत इज्जत की और मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर मैं ध्रुव के साथ ही रहने लगा। ध्रुव ने कहा कि पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिए। आपको जहाँ जाना है मेरी गाड़ियों में जाइए और जो भी काम हो नौकरों से करवाइए, यहाँ आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं अपने बेटे के घर में बहुत खुश था और सुकून से था। मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे बड़े 3 बेटे तो नकारा निकले, लेकिन मेरा सबसे छोटा बेटा मेरी मेहनत का सिला था। एक दिन ज़बरदस्ती बहू ने मुझे ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर भेज दिया। मैं अपने लिए शॉपिंग करके गाड़ी में बैठकर आ रहा था जब शायद मुझे कपिल और जीवन ने देख लिया था। उन्होंने जब मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ देखा तो हैरान रह गए। सोचने लगे कि पिता ने इतना पैसा कमा रखा था कि आज इतनी बड़ी गाड़ी में महंगे कपड़े पहनकर जा रहे हैं। उन लोगों ने मेरा पीछा किया और जब ध्रुव के बंगले पर पहुंचे तो मुझसे मिलने को कहने लगे। ध्रुव दरवाजे पर देखने के लिए गया कि आखिर पिताजी से मिलने के लिए कौन आया है। जब उसने अपने दोनों भाइयों को देखा तो घर के अंदर बुलाया। उन्होंने देखा कि ध्रुव और पिता तो बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं। इसका मतलब कि ये लोग बहुत अमीर हैं। मैंने तो उन लोगों से कोई बात नहीं की थी क्योंकि मुझे उनसे नफरत महसूस हो रही थी। उन्होंने ध्रुव से कहा कि हम पिताजी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और पिताजी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमने उनके साथ बहुत गलत किया, मगर हमें पता चल गया कि पिताजी बहुत अच्छे हैं। हम पिताजी के साथ रहेंगे। ध्रुव कहने लगा कि पिताजी सिर्फ मेरे हैं और मैं पिताजी को कहीं नहीं जाने दूंगा। आप लोग मेरे घर से निकल सकते हैं क्योंकि ये घर मेरा है। आपका मेरे पिता पर कोई हक नहीं। आपके लिए तो मेरी माँ और पिता पहले ही मर चुके हैं। उन दोनों को अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा, शर्मिंदगी होने लगी। दौलत देखकर वापस मेरे पास लौटकर आना चाहते थे, लेकिन मेरे बेटे ने उनको इतनी बुरी तरह से डांटकर घर से बाहर निकाल दिया कि दोबारा कभी उनकी वापस आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। अपनी पत्नियों के चक्कर में एक दूसरे से भाई भाई लड़ते रहते हैं। कोई किसी का सर फाड़ देता है तो कोई किसी का मुंह फाड़ देता है। दोनों भाई एक दूसरे की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ रवि आज भी अपनी ससुराल वालों का गुलाम बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और इधर मैं बड़े गर्व और फ़ख्र के साथ अपने छोटे बेटे ध्रुव के साथ इस घर में रहता हूँ, जिसने मुझे पूरी ज़िंदगी की मेहनत का सिला दे दिया। मेरे लिए ध्रुव ही मेरे सब्र का फल है, जो बुढ़ापे को संवारने के लिए मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था। वो मुझे अपने 3 बड़े बेटों से तो नहीं मिल सका, लेकिन छोटे बेटे ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज भी मैं उसके ही घर में रहता हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे अपना सब कुछ मानता है और मेरे मुंह से सिर्फ उसके लिए आशीर्वाद और प्रार्थना ही निकलती है। और शायद मेरी प्रार्थनाओं का ही असर है कि उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की पर जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।